समाचार है बहुत बढ़िया। आज बच्चों हम आपको फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और वो क्या है, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स, दैट वाज गिवन इन एनसीईआरटी। और इसके बच्चों लगभग हर साल एकाध न एकाध क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों? बायोमोलिक्यूल्स यानी लिविंग बॉडी में पाए जाने वाले केमिकल्स। सोचने वाली बात ये बच्चों कि जो हमारा बायोस्फीयर है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें बहुत वाइड डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। तो दिमाग में ये बात आती है कि इतनी सारी विविधता है, तो क्या सारे एनिमल, सारे प्लांट, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम केमिकल्स, सेम एलिमेंट्स, सेम कंपाउंड के बने होंगे या डिफर करते हैं? ये बात दिमाग में आती है। और इसी के साथ साथ दिमाग में ये बात भी आती है कि हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ का क्रस्ट है, ये किस केमिकल का बना हुआ है। तो बच्चों ये केमिकल एनालिसिस के बाद पता लगाया जा सकता है। केमिस्ट्री में बच्चों को सिखाया जाता है कैसे केमिकल एनालिसिस की जाती है। ऐसे ही बच्चों अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिकल एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है, खासकर चाहे हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की जब केमिकल एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि लगभग वो सारे के सारे केमिकल्स या कंपाउंड्स या एलिमेंट्स पाते हैं जो एक लिविंग बॉडी में होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे फंगस हो, चाहे बैक्टीरिया हो उसमें, और अर्थ के क्रस्ट में लगभग वो सारे के सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और इस एलिमेंट्स को निकालने का बच्चों तरीका ये होता है कि हम एक मोर्टार ले लेते हैं, एक पोखली और एक बच्चों दूसरा ले लिया पिस्टल, और जिसका भी हमें केमिकल कंपोजिशन निकालना है वो चाहे वेजिटेबल का पीस ले ले, चाहे लीवर का एक पीस ले ले, उसको इसमें डाल करके एक एसिड डालते हैं, दैट कार्ड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, उसको डाल करके अच्छे से मथ देते हैं। मथने के बाद जो एसिड सॉल्युबल होगा वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा और जो नॉन एसिड सॉल्युबल उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। उसके बाद उस घोल को हम अच्छे से कॉटन चीज के कपड़े से छान लेते हैं। छानने के बाद हमें दो चीजें मिलती हैं, एक एसिड सॉल्युबल फिल्ट्रेट मिलता है जिसे हम एसिड सॉल्युबल पूल भी कहते हैं। इसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाते हैं, और दूसरा जो बचा हुआ होता है बच्चों उसे रिटेंटेट कहा जाता है, या उसे नॉन एसिड या एसिड नॉन सॉल्युबल फिल्ट्रेट या फ्रैक्शन कह सकते हो। उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स पाते हैं। क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, आराम से सॉल्युबल हो गए थे एसिड में, इसे माइक्रोमोलिक्यूल्स कह सकते हो। और जो नहीं फिल्टर हुए थे, नहीं गुथ पाए थे बच्चों या नहीं डिसॉल्व हो पाए थे, उन्हें आप मैक्रोमोलिक्यूल्स कह सकते हो। जब इनकी इस तरीके से हम केमिकल एनालिसिस करते हैं तो उसके बाद साइंटिस्टों को पता चलता है कि कौन कौन से केमिकल्स पाए गए। उन केमिकल के एनालिसिस करने के बाद ये केमिकल्स देखे गए हैं, तो अर्थ के क्रस्ट में यानी नॉन लिविंग में और ह्यूमन बॉडी यानी लिविंग को अगर कंपेयर किया जाए तो देखा जाता है कि वो सारे के सारे केमिकल्स दोनों में पाए जाते हैं। इसीलिए बच्चों साइंटिस्टों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ह्यूमन बॉडी को एक मिनी यूनिवर्स ही कहा है, क्योंकि लगभग सेम केमिकल कंपोजिशन पाए जाते हैं। क्लियर बच्चों? अब कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन है, इसका डाटा जो लिया गया है बच्चों, कहां से लिया गया है मानो पूछा जाए, दिस डाटा इज एडॉप्टेड फ्रॉम C.N. Rao अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी प्रेस हैदराबाद। यहां से डाटा निकाला गया बच्चों, और ये डाटा कंपैरिजन बताता है, कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बच्चों और उनका परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट में यानी नॉन लिविंग में और ह्यूमन बॉडी यानी लिविंग में कितना होता है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बच्चों? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चों, तुम्हें ध्यान रखना है। हाइड्रोजन और कार्बन का अमाउंट लिविंग बॉडी में नॉन लिविंग यानी अर्थ क्रस्ट से काफी ज्यादा देखा गया है, आप देख भी सकते हो। हाइड्रोजन बच्चों नॉन लिविंग या अर्थ क्रस्ट में 0.14 यानी 0.14%, जबकि ह्यूमन बॉडी काफी ज्यादा 0.5% यानी काफी ज्यादा है। कार्बन बच्चों यहां पर नॉन लिविंग में 0.03%, यहां पर 18.5 यानी काफी ज्यादा। इसे तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा कि हाइड्रोजन कार्बन का अमाउंट अर्थ क्रस्ट से हमेशा ज्यादा होता है लिविंग बॉडी, चाहे ह्यूमन बॉडी कह दो, यहां पर ह्यूमन बॉडी रिप्रेजेंट करता है लिविंग बॉडी। ऑक्सीजन यहां पर 46.6% काफी ज्यादा, और यहां पर 65% ये भी ज्यादा। इसका मतलब दोनों में नॉन लिविंग और लिविंग में ऑक्सीजन हमेशा ज्यादा होती है। ह्यूमन बॉडी में 65% फर्स्ट लार्जेस्ट अमाउंट, और अर्थ क्रस्ट में भी सबसे ज्यादा 46.6%। याद रखना बच्चों, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन यहां पर वेरी लिटिल अमाउंट, यहां पर 3.3%, सल्फर यहां पर 0.03%, यहां पर 0.3%, सोडियम यहां पर 2.8%, यहां पर 0.2%, कैल्शियम यहां पर 3.6, यहां पर 1.5, मैग्नीशियम 2.1 एंड 0.1%, सिलिकॉन यहां बहुत ज्यादा बच्चों सेकंड लार्जेस्ट अमाउंट में अर्थ क्रस्ट या नॉन लिविंग में 27.7%, जबकि ह्यूमन बॉडी यानी लिविंग में नेग्लिजिबल होता है। तो एक चीज आपने देखा बच्चों कि ऑक्सीजन लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में सबसे ज्यादा पाता है। इस चार्ट को देखने के बाद हम बता सकते हैं कि लिविंग बॉडी में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, और उसके बाद कार्बन बच्चों सेकंड लार्जेस्ट अमाउंट।
तो इस डाटा को मैंने यहां बच्चों ये तुम्हें समझाने की कोशिश किया कि मान लो कभी तुमसे पूछ लिया जाए कि कौन सा नेग्लेक्सिल होता है, तो अगर पूछा जाए नॉन लिविंग में तो नाइट्रोजन और लिविंग बॉडी में सिलिका, ये तो क्लियर रहेगा। लेकिन वो सबसे ज्यादा अमाउंट से कम अमाउंट 5 अगर एलिमेंट पूछे जाएं तो बच्चों ह्यूमन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, फिर हाइड्रोजन। ऐसे ही अर्थ क्रस्ट में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिका, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम। तो ये डाटा भी बच्चों याद रखना, मान लो कभी आ सकता है। जब बच्चों केमिकल एनालिसिस के बाद हमें पता चला तो पता चलता है कि लिविंग बॉडी के अंदर दो तरह के केमिकल्स देखे जाते हैं। एक को कहा गया प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और दूसरे कहा गया सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से बच्चों आपके यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जिनके बारे में हम लोगों को अच्छे से जानकारी है, उनका फंक्शन भी हमें पता है, और तुम्हारी एनसीईआरटी ये सब जो ह्यूमन बॉडी के अंदर हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन ये सब दिखाई पड़ रहा है बच्चों, ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है और इनका फंक्शन हम लोग को बहुत अच्छे से पता है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में बच्चों मैंने डिटेल में सबके फंक्शन भी बता रखे थे। ये है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। लेकिन अगर हम कोई प्लांट का या कोई फंगस का या कोई बैक्टीरियल सेल का या किसी भी लिविंग टिश्यू का अगर हम एक पेस्ट बनाने के बाद उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन जिसके बारे में हमें बहुत अच्छे से नॉलेज अभी इस मोमेंट पे नहीं है, तो उन्हें साइंटिस्टों ने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहा। अब देखो बच्चों, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स लिविंग बॉडी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स लगभग वही हैं। इनका फंक्शंस आर वेल नोन इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं बच्चों, these are obtained from analysis of plants, fungus and microbial cells etc. इनसे हम निकाल सकते हैं। Their function or role not fully understood at this moment। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जब हम इस तरीके से केमिकल एनालिसिस करने के बाद हम एलिमेंट्स को देखते हैं तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका फंक्शन हमें पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट और भी होते हैं जिनके बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, तो उन्हें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहा गया है बच्चों। और वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बहुत सारे हैं, कुछ एग्जांपल्स यहां पर दिए, उनके कुछ फंक्शन साइंटिस्ट ने समझना शुरू किया है। तो कौन कौन से बच्चों सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं यहां पर ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एकाध क्वेश्चन बच्चों यहां पूछा ही गया है। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बच्चों हमारे लिए यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ बहुत खतरनाक भी होते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। जैसे पिगमेंट्स, कौन कौन से, कैरोटीनॉइड पिगमेंट एंड एंथोसायनिन्स, ये हमारे लिए यूजफुल है। गाजर में बहुत ज्यादा कैरोटीनॉइड पिगमेंट आता है जो एक तरीके से रोडोप्सिन पिगमेंट बनाने में हेल्प करता है। एल्कलॉइड्स, मॉर्फिन, कोडीन, इसके अलावा कोकेन, कैनाबिनॉइड्स एंड एट्रोपिन, इन सब का जिक्र बच्चों इसके पहले मैंने जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज पढ़ाया था वहां पर भी मॉर्फिन, कोकेन, इन सब का जिक्र बच्चों मैंने किया था। इससे बहुत सारी दवाइयां भी बनाते हुए देखी गई हैं। टर्पीनॉइड्स बच्चों, मोनोटर्पीन्स एंड डाइटर्पीन्स, एसेंशियल ऑयल्स, लेमन ग्रास ऑयल, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है कॉमर्शियली। टॉक्सिन्स, एब्रिन एंड रेसिन, ये पूछा जा सकता है बच्चों। एब्रिन ऑब्टेन होता है फ्रॉम कैस्टर बीन्स, रेसिन फ्रॉम रोजरी बीन्स। लेक्टिन्स, लेक्टिन बच्चों कॉर्न कैनाबिन ए, जिसे शॉर्ट में कॉर्न ए कहा जाता है, कॉर्न कैनाबिन ए, ये पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना। ड्रग्स में विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन, विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन, इसके अलावा पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस लाइक रबर, गम्स, सेलुलोज। तो बच्चों ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। एक बार फिर से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से, पिगमेंट्स, कैरोटीनॉइड एंड एंथोसायनिन्स, एल्कलॉइड्स, मॉर्फिन, कोडेन, इसके अलावा कोकेन, कैनाबिनॉइड्स, एट्रोपिन, टर्पीनॉइड्स, मोनोटर्पीन्स एंड डाइटर्पीन्स एक्सेट्रा, एसेंशियल ऑयल्स, लेमन ग्रास ऑयल एक्सेट्रा, टॉक्सिन्स, एब्रिन एंड रेसिन, लेक्टिन्स, कॉर्न कैनाबिन ए, शॉर्ट में कॉर्न ए कहते हैं, ड्रग्स, विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन, उसके बाद पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, रबर, गम्स, सेलुलोज एक्सेट्रा। इसमें कुछ बच्चों यूजफुल हैं, कुछ हार्मफुल। थोड़ा बात मैं बता देता हूं, ये एम्स लेवल का क्वेश्चन बनाया था, थोड़ा सा अगर पेपर टफ हुआ तो। जैसे जो टॉक्सिन्स है बच्चों, एब्रिन एंड रेसिन, एब्रिन कैस्टर बीन से और रेसिन रोजरी बीन से ऑब्टेन किया जाता है, और ये क्या है, बहुत खतरनाक जहर है बच्चों, पढ़ो। इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस, ये आपके शरीर के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस प्रक्रिया को रोक सकता है, जिससे सेल की डेथ हो सकती है, इसलिए बहुत खतरनाक टॉक्सिन है। लेक्टिन्स बच्चों ये टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ लेक्टिन्स बहुत खतरनाक होते हैं और कुछ हमारे लिए यूजफुल होते हैं। जैसे एक तुम्हारी एनसीईआरटी दिया है कॉर्न कैनाबिन ए, दैट्स कॉर्न ए, ये कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होती है बच्चों, दैट एक्टिवेट्स लिम्फोसाइट्स फॉर इम्यूनिटी। ये
कॉनकैनावलिन ए बच्चों हमारे लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है और ये हमें इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। जो ड्रग्स है बच्चों, विंब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन, कर्क्यूमिन हल्दी में पाई जाती है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एंटी कैंसर्स होती है डिफरेंट टाइप के कैंसर, हॉटकिंस लिम्फोमा मैंने बताया था बच्चों आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाते समय, इसके अलावा कोलन का कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर, स्किन कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, इन सब के ट्रीटमेंट में बच्चों का इस्तेमाल किया था। यानी दीस आर अ वेरी यूजफुल ड्रग विंब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन, ये बच्चों एंटी कैंसर्स होती है। हल्दी वैसे भी बहुत फायदेमंद होती है बच्चों, मैंने ब्लड कैंसर पढ़ाते समय बताया था कि हल्दी का इस्तेमाल ब्लड कैंसर को काफी हद तक कंट्रोल कर देता है, रोक देता है। पॉलीमेरिक सब्सटेंस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनाए गए बच्चों, इनका इस्तेमाल इकोनॉमिकल यूज के लिए, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जैसे रबर्स, गम्स, सेलुलोज, इन सब का इस्तेमाल हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन लिविंग टिश्यू पाए जाते हैं, अगर कभी आपके यहाँ आए, चूंकि डाटा भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसमें मैंने उस रेशियो में लिखा है जो सबसे ज्यादा से सबसे कम की तरफ पाते हैं, जबकि तुम्हारी एनसीईआरटी में कैसे लिखा है अभी बताते हैं। वाटर सबसे ज्यादा होता है 70 to 90% मैक्सिमम, प्रोटीन्स 10 to 15% सेकंड लार्जेस्ट अमाउंट, न्यूक्लिक एसिड बच्चों 5 to 7% दैट्स द थर्ड लार्जेस्ट अमाउंट, ये तीन सबसे ज्यादा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2%, आयंस 1%, जबकि तुम्हारी एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है सबसे पहले वाटर, फिर प्रोटीन्स, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड दिया है और फिर आयंस। लेकिन ये केमिकल कंपोजिशन या एवरेज कंपोजिशन अपने दिमाग रखो बच्चों, सबसे ज्यादा वाटर, उसके बाद प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड और उसके बाद आयंस पाए जाते हैं। ये डाटा भी आपके यहाँ आ सकता है बच्चों। बहुत सारी प्रोटीन्स का जिक्र भी तुम्हारी एनसीईआरटी में किया गया है। तो प्रोटीन्स क्या होगी बच्चों? चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड चेन, ज्यादातर हेट्रोपॉलीमर्स होती है बच्चों। प्रोटीन्स आर बेसिकली हेट्रोपॉलीमर्स, यानी अलग अलग प्रोटीन्स की मोनोमर्स या अलग अलग अमीनो एसिड की चेन से मिलकर के बने होते हैं। इसमें कुछ प्रोटीन्स का जिक्र बच्चों मैंने किया है, जिसका जिक्र हमारी एनसीईआरटी में किया गया है। इसमें से बहुत सबका तो मैंने आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाते समय ही सारा पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी कौन कौन से? कोलेजन, ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाते हैं। ट्रिप्सिन, ये एंजाइम है बच्चों। इंसुलिन, ये हार्मोन है। एंटीबॉडीज, जो इन्फेक्शन से फाइट करती हैं। रिसेप्टर्स, जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, इसमें टेस्ट एंड हार्मोन एक्शन में इनका इस्तेमाल है। GLUT4, याद रखना बच्चों, GLUT4 इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। ये कैसे काम करते हैं बच्चों, ये सब डिटेल में मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा रखा है, लेकिन इनका फिर से कोलेजन फाइबर्स क्या होता है? दो सेल्स के बीच के अंदर एक इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ये आपके अंदर कसाव पैदा करता है, इसलिए हमारी स्किन वगैरह यंग होते हैं तो काफी टाइट होती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती आती है कोलेजन फाइबर्स का अमाउंट कम होता है, इसलिए स्किन लूज होने लगती है। तो ये हर सेल के बीच के अंदर एक बेस प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे शरीर में कसाव बना रहे। ट्रिप्सिन बच्चों एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये सिक्रीट होता है पैंक्रियाज से ट्रिप्टोजन के फॉर्म में, मैंने पढ़ा रखा है। और ये करता क्या है बच्चों? प्रोटीन में किस पे एक्शन करता है? पेप्टोन्स एंड प्रोट्यूसेस पर, उसको डाई एंड ट्राइपेप्टाइड स्पेशली डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, पैंक्रियाज की बीटा सेल से सिक्रीट करता है। ये ग्लाइकोजेनेसिस कंट्रोल होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और ग्लूकोज के फंक्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है। एंटीबॉडीज, जो इम्यूनोग्लोबुलिन आती है, याद रखो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन, ये एंटीबॉडीज बना करके इन्फेक्शन से फाइट करती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फाइट इन्फेक्शियस एजेंट। रिसेप्टर्स, याद करो बच्चों, मैंने नर्वस सिस्टम में, हार्मोन के एक्शन में, सेंसरी सिस्टम में हर जगह बताया था कि हार्मोन्स का एक्शन हो या किसी भी केमिकल का स्टिमुलेशन जब आता है, तो याद करो बच्चों, जो नर्व के बाहर जब एक नर्व खत्म होती है दूसरी नर्व शुरू होती है, साइट ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, वहां पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो केमिकल रिसीव करने के बाद इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स। GLUT4, ये याद रखना बच्चों, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। GLUT4 इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। बच्चों हमने भोजन किया, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद एलिमेंट ब्लड में आ गया, अब ब्लड से सेल में पहुंचा। जब सेल पर पहुंचता है तो अब ये ब्लड से निकलकर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल तक कैसे जाए, तो इस ग्लूकोज को ब्लड से निकालकर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कराकर सेल के अंदर पहुंचाने की जिम्मेदारी GLUT4 की होती है। ये ध्यान रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। GLUT4 आपके यहां पूछा जा सकता है बच्चों। GLUT4 इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। कौन सी प्रोटीन पृथ्वी पर सबसे ज्यादा होती है? एनिमल्स में कौन ज्यादा होती है? प्लांट्स में कौन ज्यादा होती है? और होल बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन होती है बच्चों? यहां से देखो, कोलेजन मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल के संसार की सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी होती है बच्चों? कोलेजन। दूसरी प्रोटीन है बच्चों राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसे शॉर्ट में रुबिस्को कहा जाता है।
ये प्रोटीन ना सिर्फ प्लांट में सबसे ज्यादा होती है बल्कि होल ऑफ बायोस्फीयर में भी सबसे ज्यादा होती है। यानी एनिमल वर्ल्ड की में सबसे ज्यादा प्रोटीन कोलेजन और रुबिस्को दैट का राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज ये प्रोटीन प्लांट में भी सबसे ज्यादा होती है और होल ऑफ बायोस्फीयर में भी सबसे ज्यादा होती है। तो मान लो पूछा जाए कि होल ऑफ बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा कौन सी है, तब भी आंसर क्या होगा, रुबिस्को। और अगर पूछा जाए प्लांट की सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी होती है, तब भी आंसर क्या होगा बच्चों, रुबिस्को। और एनिमल में पूछा जाए तो कोलेजन। तो हमारे ख्याल से बच्चों बायोमॉलिक्यूल्स ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों। फिर से हम कोई एक नया टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, एकाध क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और 12 सितंबर कमिंग संडे को बच्चों आपका नीट का एग्जाम होने जा रहा है। मेरे यंग भारत उठो और जाओ, तुम 12 सितंबर को नीट का जबरदस्त एग्जाम दो। और बच्चों मैं गारंटी देता हूं कि इस साल जूलॉजी बॉटनी का पोर्शन अलग होने के बाद जूलॉजी के सारे क्वेश्चन सारा सिलेबस में पढ़ा चुका हूं बच्चों। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। यस बच्चों, उठ जाओ और जबरदस्त जाकर के नीट को क्रैक करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।